Okay, in the last lecture we have discussed about the electrostatics of conductors कि एक कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। कंडक्टर के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के सरफेस के आसपास आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा हमने ये स्टडी किया था कि कंडक्टर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइज होंगी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखिए नाम से पता लग रहा है शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब एक शील्ड बनाना, प्रोटेक्शन का काम करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का बेसिक मीनिंग ये है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएंगे। मतलब कि आसपास जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं या आ रही हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को या गैजेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोटेक्टिंग ए electrostatic shielding is a phenomena which is used to protect a certain region of the space, a certain region of space from external electric field, from external electric field. So this is the definition of electrostatic shielding. देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, किसी एक रीजन को, किसी एक क्षेत्र को हमें प्रोटेक्ट करना है किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका यही है कि हमें पता है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अगर हम उस कंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट को रख देंगे तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा? बचा रहेगा। अब सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने एक इस तरह की शेल बना रखी है। ये जो शेल है ये कंडक्टिंग शेल है, ये एक मेटल की बनी हुई है। और इस कंडक्टिंग शेल में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इफेक्ट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कंडक्टर पे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या इफेक्ट था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या इफेक्ट दिखाई देगा इस मेटलिक शीट के ऊपर या मेटलिक कंडक्टर के अंदर? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होगा तो देखिए इसके बारे में, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस कंडक्टर विच इज होलो फ्रॉम इनसाइड, जो बीच में से खाली है, जिसके सरफेस है, और इसमें हमें पता है कि सब जगह पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी, और इसके बीच बीच में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। और हम देखते हैं कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बीच बीच में माइनस चार्जेस भी हैं। तो जितने पॉजिटिव है उतने ही माइनस है। सो दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा। सो दिस कंडक्टर इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अभी जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? तो आंसर ये है कि यहाँ पर प्लस और माइनस के नंबर में चेंजेस आएगा। इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रिपेल होंगे, इस तरफ जाएंगे। तो बेसिकली हम पॉजिटिव चार्जेस का मोशन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अल्टीमेटली मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसमें मूव कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस तो जहां थे, जहां उनके न्यूक्लियस थे, वो तो वहीं रहेंगे। तो ये एक सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर जहां पर इसके प्रोटॉन्स थे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज था, वो तो वहीं पर रहा। लेकिन नेगेटिव चार्जेस कहाँ कलेक्ट हो गए? अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे थे वो सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ से क्या होने शुरू हो गए, मूव करना शुरू कर दिए। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पर। तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इधर आ गए,
तो ये वाला जो रीजन है, ये कैसा हो जाएगा? तो आंसर है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतने हैं, लेकिन कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इधर आना चाहते हैं, तो ये रीजन हो गया नेगेटिवली चार्ज, इसका नेट चार्ज आएगा नेगेटिव। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा चुके हैं? वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो ये वाला रीजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब जो डायग्राम आप बना सकते हैं वो ये है कि आप इसमें इस तरह से प्लस माइनस को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो है समझने का तरीका। डायग्राम जब इसका बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उस डायग्राम में आप डायरेक्टली ये बताएंगे कि ये जो रीजन है ये तो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो चुकी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हो चुकी है डेफिशिएंसी, तो ये रीजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो जब मैंने एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसका एक सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दिस इज ड्यू टू द इंडक्शन, ये इंडक्शन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज उधर रिपेल हो रहा है, तो इधर इकट्ठा हो गया। अब एक तो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने किससे लिख रखा है? ई वेक्टर से लिखा हुआ है। सो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वी आर अप्लाइंग टू दिस कंडक्टर। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ये प्लस से माइनस की तरफ। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से दैट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमने तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या गैजेट को यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। अब ये कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं करेगा। ओके, ये बात क्लियर है सबको कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 कैसे है? ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है वो आपको डायग्राम में दिख रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? 0 आएगा। ओके, अब वो इलेक्ट्रिकल गैजेट क्या है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है? तो आंसर है वो इलेक्ट्रिकल गैजेट रेडियो हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल गैजेट एक मोबाइल फोन हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेडियो को रख दिया। तो जैसे ही रेडियो को रखते हैं हम देखते हैं कि ये किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या नहीं करेगा? रिसीव नहीं करेगा। हमने इस रेडियो को इसके अंदर रख दिया, इस कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दिया, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रही है। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और 0 इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा, तो मतलब कि ये रेडियो वर्क नहीं करेगा उस समय पे। तो हमने इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, ये जो इक्विपमेंट है, इसको हमने क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब ये कोई सिग्नल रिसीव नहीं करेगा, ना कोई सिग्नल सेंड करेगा, बाहर की तरफ कोई सिग्नल जाएगा। ओके, तो मोबाइल फोन को भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसको डिजाइन किया था फेराडे ने, तो इसीलिए इसका नाम क्या बोला जाता है? फेराडे केज। दिस इज कॉल्ड फेराडे केज। तो फेराडे केज एक ऐसा कंटेनर होगा, मेटल का बना हुआ कंटेनर होगा, अगर हम उसके अंदर खड़े हो जाएं तो लाइटनिंग भी अगर आएगी तो वो भी हम पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। अब इसके एग्जांपल सुनिए फेराडे केज के। दिस इज द फेराडे केज विच इज प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल गैजेट है जैसे कि एक मोबाइल फोन है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ताकि कोई दूसरा उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा ना सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो मोबाइल फोन था जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इस कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सिग्नल रिसीव करना बंद कर देता है और किसी भी तरह का डेटा ना रिसीव होगा ना जाएगा। तो हम उस इलेक्ट्रिकल गैजेट को, उस मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं उससे हम प्रोटेक्ट कर देंगे। अच्छा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे घर पर माइक्रोवेव ओवन होते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन है वो क्या है? मेटलिक बॉडी का बना हुआ है।
तो उसकी जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी है, वो इसीलिए बनाया गया है मेटल से क्योंकि उसके अंदर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो अंदर जा पाता है और ना ही अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आ पाती है। तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही काम करता है, शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है आसपास के लोगों को माइक्रोवेव से। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं मॉल्स के बाहर लगे होते हैं और कुछ लोगों ने घरों पर भी लगा रखे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं इसको एक केज के अंदर रखा जाता है, एक केज के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। और ये केज कैसा होता है? ये ऐसा वायर गेज का बना होता है, ये ऐसा केज होता है वायर गेज का। तो ये वायर गेज से केज बना रखा होता है। ये क्या करते हैं, ये अंदर देखो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करेगा, दोनों ही काम करेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, बनाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपने स्टडी किया हुआ है। तो एक जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों एक साथ प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रिलीज होंगी। तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर आने से रोकने के लिए हम उसको एक मेटल के कंटेनर में रखते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर को देखोगे या तो आपको इस तरह के केजेस दिखाई देंगे या वो मेटल के पूरी बॉडी के अंदर क्लोज होगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही की जा रही है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना आए, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, उसके बारे में सुनिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इसके सामने ये मेटल का एक प्लेट है जो किसका काम करेगी, जो स्क्रीन का काम करेगी। तो हमें पता है कि प्लस से क्या होंगी, फील्ड लाइंस अराइज होंगी एंड दे विल मूव रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, ये रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। तो प्लस से माइनस की तरफ ये फील्ड लाइन जाएंगी और यहाँ से इस तरह से भी फील्ड लाइंस आएंगी। These are the field lines which are linking to this surface, इस सरफेस के साथ जो लिंक होंगी। तो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस प्लेट का नेम हम लोग दे देते हैं ए बी। अब इसमें क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब देखिए यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन क्या होती है, अराइज होती है। तो आपको यहां से भी फील्ड लाइन फिर बाहर की तरफ तो दिखानी पड़ेगी ना। ये चार्ज पर, ये सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो चुका है और पॉजिटिव चार्ज जिस सरफेस पर होता है उससे फील्ड लाइंस कैसा अराइज होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। देख लीजिए सब जगह पर सरफेस पर 90 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इस प्लेट को यहाँ पर रख देता हूँ तो इस प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस प्लेट के इस तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस प्लेट के दूसरी तरफ बियॉन्ड ए बी के पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाए। जब ये प्लेट में रास्ते में रख दूं तो ये एक स्क्रीन का काम करे और ये सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को यहाँ पर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और इसके पीछे कोई भी फील्ड लाइन ना हो। तो मेरा मोटिव है कि ए बी, ये जो सरफेस है इसके बियॉन्ड, इसके पीछे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो आंसर है कि आप इस सरफेस को क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर एक मेटल वायर लेंगे, मेटल वायर लेकर के अर्थिंग कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था ये डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आंसर है कि अर्थ के सरफेस से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हो गया डिस्चार्ज। अब बियॉन्ड ए बी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो जब हमने सिंपल एक प्लेट को रखा हुआ था तो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब मैं चाहता हूं कि ये किसका काम करे, ये एक स्क्रीन का काम करे और इस स्क्रीन के दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो मेरे को इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर रोकना है, इसके दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो मैं इसके पॉजिटिवली चार्ज सरफेस को क्या कर दूंगा, अर्थ कर दूंगा। और अर्थ करते ही क्या होगा, ये सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कोई फील्ड लाइन अराइज नहीं होगी। तो ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर रहा है, शील्ड ही कर रहा है, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर रहा है। तो जब मैं इस प्लेट को यहाँ रख देता हूँ, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही नहीं। अब आप यहाँ पर गैजेट को यूज कीजिए, वो किसी भी तरह के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा। अच्छा, इसके और यूजेस क्या हैं? इसके और यूजेस हैं, हम लोग कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल्स सबने देखी होंगी, डिश टीवी के साथ में जो केबल लगी होती है, हमारे टीवी के साथ में जो केबल लगाते हैं वो कौन सी केबल होती है? कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल का डिजाइन सुनिए कैसा होता है। सबसे पहले अंदर एक कॉपर की वायर होती है, उस कॉपर की वायर के ऊपर एक कवर लगा होता है, एक शील्ड इंसुलेशन लगा होता है, और उस इंसुलेशन के ऊपर क्या होता है, उस इंसुलेशन के ऊपर इस तरह से मेटल की वायर्स होते हैं। तो ये इंसुलेशन हम यहाँ बना देते हैं। सो दिस इज द इनर कॉपर वायर, ये कॉपर की वायर है, और इसके आउटर में यहाँ पर इस तरह की एक लेयर बनी होती है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक रबर की लेयर और लगाते हैं। तो आप जब कोएक्सियल केबल को कट करोगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, अंदर कॉपर वायर होगी, उसके ऊपर फिर यहाँ पर एक इंसुलेशन लगा होगा प्लास्टिक का, प्लास्टिक के इंसुलेशन के बाद में उसके ऊपर एक लेयर होगी जिसमें मेटल की वायर इस तरह से क्रॉस वे में लगी होंगी, जिसको वायर गेज की तरह दिखाई देंगी आपको। फिर उसके ऊपर एक रबर का इंसुलेशन और होगा। अब ये जो रबर का इंसुलेशन है, इसके साथ में आपको एक एल्यूमिनियम की फॉयल दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये जो आउटर इंसुलेशन है, आउटर जैकेट है, तो आउटर जैकेट के जस्ट नीचे, आउटर जैकेट के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्या दिखेगी, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की लेयर दिखेगी, एल्यूमिनियम फॉयल बोल सकते हो आप इसको। जो अच्छी वायर होगी उसमें कॉपर की फॉयल लगी होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये आसपास के नॉइस को कैप्चर ना करे, नहीं तो हमारे जो टेलीविजन है वो क्या नहीं करेंगे, एकदम क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएंगे, साउंड भी साफ नहीं आएगी, वीडियो भी साफ नहीं आएगी। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि आसपास से मान लीजिए कोई आसपास कोई वेल्डिंग कर रहा था, तो वेल्डिंग कर रहा था तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, वो इसको क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगे। इसमें जो डेटा जा रहा है, इसमें जो सिग्नल्स जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। तो उस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमने इसके चारों तरफ क्या कर दिया, एल्यूमिनियम की पहले फॉयल लगाई, एल्यूमिनियम फॉयल लगाने के बाद उसके ऊपर इंसुलेटिंग की कवरिंग की, इंसुलेटर की कवरिंग की। तो लास्ट में जो आउटर जैकेट है उसके जस्ट नीचे एल्यूमिनियम की एक फॉयल लगी होती है। वो एल्यूमिनियम फॉयल किसका काम करेगी, एक मेटल के कंटेनर का काम करेगी, और मेटल के कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो बाहर से आसपास जो भी वेल्डिंग हो रही है या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस तरह से कोएक्सियल केबल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, नॉइस, इसको नॉइस बोला जाता है, नॉइस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉयल का यूज करते हैं, उस वायर को बनाते हैं। तो कोएक्सियल केबल के अंदर इस तरह की फॉयल लगी होती है। ओके, तो ये भी एक फेराडे केज का ही काम कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही काम कर रही है, जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको इंटरफेयर नहीं कर सकती, डेटा को इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हाँ जी, हमने इसके बाद में कोएक्सियल केबल हो गया, हमने लाइटनिंग के बारे में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको कोरोना डिस्चार्ज एक फिनोमेना बताया था, कॉर्नर्स के थ्रू चार्जेस का खत्म हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना, कोरोना डिस्चार्ज, इसको हमने स्टडी किया था। तो उसी के बेसिस पर ये एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि जब लाइटनिंग हो रही होती है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो उस समय पे जो क्लाउड्स होते हैं उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये मान लेते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, और नीचे ग्राउंड है। तो अगर आप इस ग्राउंड पर ले डाउन हो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो इसके लाइटनिंग से बचे रहेंगे, डिस्चार्ज से इसके बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा,
क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ की तरफ आना चाहेंगे, और अर्थ की तरफ आएंगे तो रास्ते में किससे टकराएंगे? रास्ते में टकराएंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से, गैसेस के मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल से जब टकराएंगे तो उनको एक्साइट करेंगे तो वो ग्लो करेंगे। तो ये पार्टिकल्स ग्लो करते हैं और आपको लाइटनिंग का रास्ता दिखाई देता है। तो ये अर्थ के सरफेस पर इस तरह से आने वाली है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ह्यूमन सरफेस पर ऐसा खड़ा होगा तो उस समय पर क्या होगा? उस समय पर ये कोरोना डिस्चार्ज का काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी बॉडी के थ्रू फ्लो होकर के चले जाएंगे। कोरोना डिस्चार्ज हम स्टडी कर चुके हैं तो उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इससे बचाने के लिए, लाइटनिंग से बचाने के लिए एक तरीका है। तरीका ये है कि आपके आसपास जो भी कार या बस खड़ी हो उसके अंदर जाकर के बैठ जाइए जब भी लाइटनिंग हो रही हो। तो किसका काम करेगी वो? फेराडे केज का काम करेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बचाएगी वो। फॉर एग्जाम्पल तो इस तरह से यहाँ पर एक कार है और जिसके अंदर ये पर्सन क्या करेगा? ये पर्सन यहाँ पर इस तरह से बैठ जाएगा। अब लाइटनिंग आएगी तो लाइटनिंग जैसे ही इस कार को स्ट्राइक करेगी, कार है मेटल बॉडी की बनी हुई, मेटल स्ट्रक्चर की बनी हुई है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये फेराडे केज का काम करेगी और अंदर जो भी पर्सन होगा उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। तो ये लाइटनिंग जैसे ही आकर के इसको स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करते ही यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी चार्ज होगा, वो सारा चार्ज अर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और आप बोलोगे कि ये टायर है, ये तो इंसुलेटर होते हैं, ये जो टायर्स हैं ये तो इंसुलेटर होते हैं, तो ये टायर बस्ट आउट हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे और ये एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो इसके रेजिस्टेंस के कारण ये गर्म होगा, गर्म होते ही ये बस्ट आउट हो जाएंगे और मेटल के जो टायर्स हैं वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो जब भी लाइटनिंग एक कार या बस को हिट करेगी तो उसके टायर बस्ट आउट होंगे ही। और टायर बस्ट आउट होने का रीजन आपको पता है क्या होगा? क्योंकि वो इंसुलेटर है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, ब्रेक डाउन करते हुए ये इलेक्ट्रॉन उस रबर के थ्रू जाते हैं और रबर गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वो बस्ट आउट हो जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी चार्ज यहाँ से क्लाउड से अर्थ में जाना चाहता है तो वो इस कार के थ्रू, इस कार की मेटलिक बॉडी के थ्रू अर्थ के सरफेस में चला जाएगा और आप इस लाइटनिंग से क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। तो फिर से ये जो फिनोमेना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम कर रहा है। दिस इज अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो इसके मैंने आपको कई एग्जांपल बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताया था जिसमें मैंने बताया था कि हमें एक ऐसी स्क्रीन लगानी है जिसके दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए। मान लीजिए इस तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के दूसरी तरफ क्या नहीं होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने ये स्क्रीन रख रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है बहुत सारे और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करना है। तो मेरे को इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा? इस सरफेस के साथ वायर लगाएंगे और उसको अर्थ कर देंगे। अर्थ करते क्या होगा? यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट दिखेगा, इसके पीछे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दिस इज अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं उनको इस तरह के केजेस के अंदर या मेटलिक बॉडी के अंदर उसको कंटेन करके रखते हैं, बॉडी के अंदर उसको बंद करके रखते हैं ताकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सराउंडिंग में ना जाए और इस केज के अंदर ही रहे। अच्छा, इसकी भी अर्थिंग कर देते हैं, इसकी भी अर्थिंग कर देते हैं तो जो भी यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा वो अर्थ में चला जाएगा और बाहर की जो वर्कर्स हैं जो या कोई भी पर्सन है वो इससे बचा रहेगा, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। दूसरा मैंने आपको कोएक्सियल केबल का एग्जांपल दिया। कोएक्सियल केबल के अंदर जो आउटर लेयर होती है, इंसुलेशन की जो लेयर होती है, उस लेयर पर आपको क्या मिलेगा? जो इंसुलेशन की लेयर होती है उसके जस्ट नीचे आपको एल्यूमिनियम फॉयल या कॉपर की फॉयल मिलेगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगी, जो आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस डेटा के अंदर, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इंटरफेयर करने नहीं देगी। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्नल होगा, जो डेटा होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। फिर ये लाइटनिंग का एग्जांपल दिया। और एग्जांपल सुनो, हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप्स होते हैं, आपने शायद उसको कभी ओपन देखा होगा कि मोबाइल फोन को जब एक वर्कर उसको ओपन करता है तो उसके अंदर
प्रोसेसर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर के ऊपर क्या होता है, एक मेटल की इस तरह से शीट लगी होती है, इसको मेटल की शीट से क्या किया होता है, कवर किया होता है। तो उस मोबाइल फोन के अंदर जो भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो भी सेंसिटिव आईसी लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए हैं, तो उसको आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज मोबाइल फोन क्या रिसीव करेगा, मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन ही रेडियो वेव पे बेस्ड है। तो मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें इंटरफेयर करेगी और इसके इलेक्ट्रिकल डेटा को चेंज कर देगी। इलेक्ट्रिकल डेटा को चेंज कर देगी तो मोबाइल फोन कंप्यूटर सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी उसको ओपन देखेंगे, मोबाइल फोन टूट जाता है घर पे, हम उसको खोल लेते हैं, ओपन हो जाता है, तो उसके अंदर आपको जो भी छोटे छोटे उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे, उन सब के ऊपर क्या लगी होगी, मेटल की एक जैकेट लगी होगी। जो ये मेटल की जैकेट है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो ताकि उस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रॉपरली हो सके और कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो फेराडे केज का हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं।